तो आता है छोटे क्लास में जो भी क्लास 9वीं के स्टूडेंट है उन सभी का 25 फरवरी और 27 फरवरी को साइंस का पेपर है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है क्योंकि इसमें आपका जो पेपर पैटर्न है कुछ चेंजेस है और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो वीडियो एंड तक देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और जो चैनल पर नहीं है पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वेलकम प्रेस कर दो ऑल पर, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे और आने वाले समय भी और अपलोड की जाएगी वीडियो। तो सब्सक्राइब रखना, वीडियो को लाइक करना, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख ले किस तरीके से इस बार आपका पेपर आने वाला है फाइनल एग्जाम का, एनुअल एग्जाम का। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ये आपका क्लास 9वीं का सब्जेक्ट साइंस का प्रैक्टिस पेपर नहीं सैम्पल पेपर ऑफिशियल। इसी तरीके का आपका फाइनल एग्जाम का पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका पेपर 3 घंटे और 80 नंबर का होगा। उसके बाद बात करें आपके सामान्य निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस की, तो आपका पेपर में कुल 39% होंगे और सभी प्रश्न आपको करने हैं। 39% आपका प्रश्न पत्र होगा वो 5 खंडों में विभाजित होगा, 5 सेक्शनों में, क ख ग एड है। ठीक है, ABCDEF इस तरीके से समझ सकते हो। खंड क्या होगा, इसमें टोटल 20 MCQ क्वेश्चन होंगे यानी बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, और एक नंबर के होंगे। उसके बाद खंड ख होगा, ये होगा आपका 21 से 26 यानी जो 21 से 26 क्वेश्चन है वो सारे आपके एक खंड ख में रहेंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये होगा। अब ये इंपॉर्टेंट, अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है, 30 से 50 शब्दों में आपको इसका आंसर कंप्लीट करना। अब 2 मार्क्स का 30 से 50 शब्द कितने, तो इंपॉर्टेंट आप समझो इसको आपको 3 पॉइंट में लिखना। अगर पॉइंट में नहीं लिखते कोई बात नहीं। अब रही बात इसको पॉइंट में तो हम नहीं लिख सकते कि कितनी लाइन में लिखे। 30 से 50 शब्द है ना, तो आप इसको कम से कम मान के चलो 3 लाइन में तो आप लिख ही देना। 3 से 4 लाइन में लिख देना, आपके 30 से 50 शब्द कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, हो सके तो फालतू भी लिख देना, पर 3 से 4 लाइन तो लिख के आना। ठीक है, बाकी पॉइंट बनाओ तो 3 पॉइंट लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 21 से 26 तक 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। बाद खंड गय होगा ये 27 से 33 यानी 27 से 33 क्वेश्चन होंगे वो आपके खंड गय में रहेंगे। ठीक है, और इसमें जो एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का होगा और इसमें आपको 50 से 80 शब्द लिखना है। 50 से 80 शब्द कितने हैं, तो आपको कम से कम इसमें अगर लाइन लिखो तो आपको कम से कम 7 लाइन तो लिख के आनी पड़ेगी। ठीक है, 3 नंबर के में अगर पॉइंट अब लिखते हो तो 4 से 5 पॉइंट लिखाना, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और खंड गय ये आपका होगा 34 से 36। ठीक है, यानी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके खंड गय में रहेंगे और ये आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। देख लो, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा खंड गय में। ठीक है, और इन प्रश्नों के जो आंसर है आपको 80 से 120 शब्दों में देना। 5 मार्क्स का है, कितना पेज लिखे, तो आपको जो पूरी आपके आगे की एक सीट होती है, जैसे मान लो एग्जाम्पल की आपकी पूरी सीट है, तो इस पूरी सीट को आपको कम से कम एंड में 3-4-5 लाइन छोड़ के पूरी सीट बननी पड़ेगी आपको। ये आपके 5 मार्क्स का होगा, आप भरोगे लाइन वाइज तो। ठीक है, बाकी आप पॉइंटों में लिखोगे तो पॉइंटों में केवल आपको 7 से 8 पॉइंट लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरा पैसेज में लिखोगे 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, तो आपको कम से कम एक सीट है उसको आधे से ज़्यादा भरनी पड़ेगी। ठीक है, वो 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, वरना जितना क्वेश्चन पूछा गया आंसर उतने में आंसर दे देना, तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने आंसर सही लिखा, बेशक आप छोटे में लिखा, पूरे नंबर देगा। ठीक है, ये होगा आपका 34 से 36 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और खंड एड है ये आपका 37 से 39 होगा। इन 3 यहाँ पे देखते हैं केस धारित होंगे, यानी आपको खंड एड रहेगा ये आपका। इसमें आपके 3 पैसेज दिए होंगे। ठीक है, पैसेज कैसे, या तो आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी, डायग्राम। ठीक है, डायग्राम के आपके 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। जो 3 क्वेश्चन है उसके आंसर आपको डायग्राम में ही दे दिए जाएंगे और डायग्राम में से उसके आंसर आपको समझते हुए डायग्राम को उसके क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन होंगे इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे आपके 3 पैसेज होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 4-4 अंक के होंगे, यहाँ पे देखते हैं 4-4 मार्क्स के होंगे आपके ये। ठीक है, एक पैसेज 4 मार्क्स के ऐसे होंगे। ठीक है, 3 पैसेज होंगे। समझ आ गया, ये आपका पेपर पैटर्न है, समझिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ठीक है, अब आप शुरू करते हैं। खंड क्या होगा, ये आपका 20 मार्क्स का होगा। देख सकते हैं पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में क्या बोला गया है, ठोस द्रव और गैसीय पदार्थ के बीच समानता यह है कि, इसमें बताने जो गैस होता है, ठोस होती है, द्रव होती है और गैस होती है, 3 पदार्थ होते हैं, उनके बीच समानता क्या होती है, तो उनके बीच समानता यह होती है कि वह स्थान घेरता है। ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी कोई ठोस वस्तु होगी, द्रव होगी, गैस होगी, तो वह हमेशा स्थान घेरेगी और द्रव्यमान रखता है। ठीक है, द्रव्यमान रखता है। ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ए और बी, यानी ए बी दिया हुआ है यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि जब भी कोई वस्तु होगी, चाहे वो ठोस में हो, द्रव्य में हो या गैस में हो, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, वह हमेशा स्थान को घेरेगा और द्रव्यमान रखता है। ठीक है, ये होगा। उसके बाद दूसरा, जब 20 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को 1000 ml पानी में घोला जाता है तो आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती। यानी जब इसमें बोला गया जब कोई 20 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट हम लेंगे, उसको 1000 मिलीलीटर पानी में घोल लेंगे, तो घोलने के बाद जो आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती, तो यह अवलोकन इंगित करता है। यानी जो ये प्रक्रिया आपको जो बताई, जिसमें आपने 1000 लीटर में 20 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट डाला, उसके बाद आयतन में कोई वृद्धि नहीं हुई, तो ये आपकी कौन सी प्रक्रिया है, इसमें आपको ये पूछी है। ठीक है, इस प्रकार से इनमें से पॉइंटों में ही। तो इसमें आप देखते हैं पानी के कणों के बीच में
उसमें एक स्थान होता है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के सूक्ष्म कण समावेश हो जाते हैं, ठीक है। पानी के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। यानी बी तो इस गलत आंसर है, सी भी गलत आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कण लगातार गणितवान होते हैं, ये भी गलत है। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है उसमें जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तभी वो किसी चीज़ में भी डाले तो वो पूरे उस चीज़ का आकार ले लेता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें जो रिक्त स्थान हुआ उसमें पोटेशियम परमैंगनेट है, उसके सूक्ष्म कण है, उसमें समावेश हो गया, यानी उसमें मिल गए, इसलिए उसके आयतन में कोई वृद्धि नहीं हुई, इसलिए एक करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद तीसरा बोला है निम्नलिखित जो ये निम्नलिखित है इनमें से कौन सा द्रव्य गैस एरोसेल नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इनमें से कि जो द्रव्य गैस एरोसेल नहीं है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बादल, ठीक है, बी करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते चौथा Na2CO3, यानी जो Na2 है और CO3 है इसमें मौजूद आयन, ठीक है। इसमें आयन कौन सा है Na2CO3 में, तो इसमें होगा ए, Na+ आयन है, ठीक है, और CO3 2 है, ठीक है, ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जब 6 ग्राम कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, ठीक है। यदि 6 ग्राम कार्बन को 30 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाए तो जो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर एक बार कमेंट में बताना, बाकी इस वीडियो का हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे 101%, ठीक है। तभी एक बार कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हम भी तो देखें आपको कितना आता है, इसलिए ठीक है, बिल्कुल आसानी इसको हल करके बताना। अगला करते हैं छठा में बोला गया परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है कि परमाणु के बारे में जो परमाणु की संरचना होता है उसमें कौन सा कथन गलत है इनमें से। पहला, परमाणु एक अविभाजक कण है, समग्र रूप से परमाणु उदासीन होता है, या परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा कि कौन सा कथन गलत है, तो फर्स्ट परमाणु एक अविभाज्य कण है, ये सबसे आंसर ये गलत है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, केवल फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट है ये आपका गलत कहा गया है इसमें, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सातवां, किस तत्व के परमाणु के एम, जो ये किसी जो तत्व होता है उसके परमाणु के एम कोश में 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन है 3, ठीक है। इस तत्व की परमाणु संख्या होगी, यानी जो आपको बोला है कि एम कोश में 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा तत्व होगा, तो ये आपका तत्व होगा Z 13, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद 8वां, राइबोसोम की भूमिका, यानी जो राइबोसोम होता है उसकी भूमिका क्या होती है, तो उसकी भूमिका होती है पोटेशियम संश्लेषण का स्थान, ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। सब कुछ आसान, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन थोड़ा आसान भी होगा, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद 9वां, कमल का तना किस उपस्थिति के कारण पानी में तैरता है, ठीक है, यानी जो कमल के तना होता है वो पानी में क्यों तैरता है, कौन सी उपस्थिति होती है जो वो तैरता है, ठीक है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, रेनकाइमा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, रेनकाइमा के कारण। इसके बाद 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु की एक समान गति को दर्शाता है, इसमें बोला है एक समान गति को, तो आप इसमें देख सकते हैं ये एक समान नहीं है ना ये एक समान, एक समान का मतलब होता है एक समान यानी सीधी सीधी चलती रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं एक समान आपकी गति हो रही है, ठीक है, इसलिए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ग्राफ को भी देख के कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ का जुड़ा है। सुबह 11वां, यदि कोई वस्तु टी है, यानी आपको टी है समय और एस दूरी तय करनी, समय और दूरी तय करनी है, तो इसकी गति क्या है, गति कितनी होगी, यानी आपको साफ साफ इस क्वेश्चन में बोला गया कोई वस्तु है उसको आपको समय और दूरी तय करनी है, ठीक है, तो इसकी गति कितनी होगी आपको फॉर्मूला बताएं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V=ST, ठीक है, इस प्रकार से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12वां, एक लड़का चलती ट्रेन में सिक्का उछालता है, ठीक है, उछाल दिया उसने सिक्का और उसके पीछे गिर गया सिक्का, तो इसका मतलब ये इस ट्रेन में चल रही है, तो आपको बताना इस ट्रेन में कौन सी गति है, ठीक है, आपको ये बताएं। इसमें जो करेक्ट आंसर ए होगा त्वरित गति के कारण, ठीक है, इसलिए सिक्का पीछे पड़ेगा, ठीक है, एक करेक्ट आंसर। उसके बाद 13वां, वस्तु जिसमें तुलनात्मक रूप से सबसे कम जड़त्व हो, तो इसमें बताना कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें सबसे कम जड़त्व है, ठीक है, एक ठोस लोहे की गेंद में, एक प्लास्टिक की गेंद में, कागज़ की गेंद में, एक थर्मोकोल की गेंद में। जो कागज़ की गेंद होती है उसमें सबसे कम जड़त्व होता है, तो सी करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद 14, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होगा, यानी जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है इसमें ये पूछा गया है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ध्रुवों पर अधिक, ठीक है, ध्रुवों पर अधिक होता है इसलिए त्वरण का मान, ठीक है, इस प्रकार से बोला गया। 15वां, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा, यानी जो परमाणु से ऊर्जा प्राप्त होती है जिसका उपयोग बिजली संयंत्रण को चलाने के लिए किया जाता है वो इनमें से कौन सा है, आपको ये बताना है, ठीक है, यानी जो हमें ऊर्जा का प्रयोग करते हैं परमाणु से प्राप्त ऊर्जा होता है उसका हम प्रयोग करते हैं बिजली चलाने के लिए, तो इनमें से कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा ए, परमाणु ऊर्जा, ठीक है,
ये हो जाएगा, समझ सकते हो आसानी से। संपीड़ित स्प्रिंग में होता है, ठीक है, क्या होता है इसमें, ए गति ऊर्जा होती है संपीड़ित स्प्रिंग में, ठीक है। इस प्रकार से जब 16 तक तो साइंस से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस 17 से 20 होंगी आपके कथन वाले होंगे। इसमें आपको 2 कथन दिए होंगे, एक तो होगा आपका अभिकथन, जिसमें आपको वो दी होगी, एक लाइन से दी होगी, एक वाक्य दिया होगा, ठीक है। उसका जो कारण है वो भी आपको दूसरे में दिया होगा, ठीक है, दूसरे कथन में। दोनों को पढ़ते ही आपको बताना है कि वह एक दूसरे को सही रूप से परिभाषित कर रही है कि नहीं। जैसे 17वां अभिकथन ए, जल की परमाणुकता 3 होती है, एकदम करेक्ट, ठीक है। और परमाणुकता एक अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या होती है, एकदम करेक्ट। ये दूसरे एकदम सही से कह रहे हैं कि जल की परमाणुकता 3 होती है, H2O, ठीक है, H2O की एक 3 होती है, सही बोला है। परमाणुकता एक अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या होती है, एकदम सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जैसे आप सकते हैं ए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें का। क्यों? क्योंकि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं, सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है, ए करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो इसका आंसर लिखने है आपको क्वेश्चन नंबर 17 आंसर नंबर 17, उसके बाद ए लिख के आपको ये पूरी लाइन लिख देनी है, ठीक है, ए वाली, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद 18वां अभिकथन ए, जाइलम एक संवहन उत्तक है, एकदम करेक्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा देख सकते हैं कारण क्यों, क्योंकि पौधे में पानी और खनिजों का परिवहन जाइलम के मध्य से होता है, एकदम सही। एक दूसरे को सही परिभाषित करें तो इसमें भी आपका हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 19वां अभिकथन ए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बेल्ट पहनते हैं, क्यों? क्योंकि सुरक्षा बेल्ट हमारे शरीर पर एक बल लगाती है जो हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा कर देते हैं, एकदम सही करेक्ट आंसर। एकदम सही करना कि हम क्यों लगाते हैं हेलमेट बेल्ट इसलिए लगाते हैं ताकि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है हम बच सके, ठीक है, हमारा जो लगता है बल वो कम हो जाए, ठीक है, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए बी, ठीक है, इसमें भी आपको ए लिखना है। उसके बाद 20वां अभिकथन, सोयाबीन एक खरीफ फसल है और वर्षा ऋतु में उगने जाए वाली फसल रबी फसल होती है, एकदम गलत है, इसमें हो जाएगा सी, ठीक है, इसमें हो जाएगा सी कि ए सत्य है लेकिन आर गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, सही से कर लोगे। उसके बाद खंड है, ये आपका 21 से 26 होगा, 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अब इसके आंसर देखते हैं। 21वां, एक प्रयोग के लिए यदि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुरंत तैयार किया जाए, ठीक है, इस प्रकार से बोला है तुरंत तैयार किया गया 10 बिलियन की आवश्यकता है, यानी आपको 10 मिलियन की आवश्यकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुरंत का, ठीक है। तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल है, तो आप 90 मिलीलीटर जल का उपयोग करके यह विलयन कैसे तैयार करोगे, यानी इसमें बोला गया है आपको कि विलयन तैयार करना है जिसमें आपको 10 विलयन की आवश्यकता है, ठीक है, यानी 10 विलयन की हमें आवश्यकता है, 10% आपको परसेंट निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपके पास क्रिस्टल है, तो आपको इसमें कैसे विलयन तैयार करोगे वो आपको बताना है। तब इसका आंसर देखते क्या होगा। तो यहाँ पे देखोगे इसका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 विलयन के लिए आपको 90 मिलीलीटर जल में 10 यानी 9 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन को विलयन करना होगा। यानी इसमें बोला गया है कि हम सोडियम हाइड्रोजन के 10 विलयन हमें चाहिए ना, उसके लिए हमें 10 मिलीलीटर जल में केवल 10% यानी 9 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाना होगा। तब हम इसे मिला देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 विलयन, 10% विलयन, ठीक है। पहला, सबसे पहले एक प्याले में 90 मिलीलीटर पानी लेंगे, ठीक है, ये आपको अभिक्रिया बता दी किस प्रकार से होगा। एक प्याले में 90 मिलीलीटर पानी लेंगे, उसमें 9 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्रिस्टल को तैयार प्याले में डालेंगे, ठीक है। आपको इसमें ये बोला गया है कि आपको क्रिस्टल भी दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, ठीक है। आपको घोल तैयार करना है तो उसके लिए हम एक प्याला लेंगे, उसमें 90 मिलीलीटर पानी डाल देंगे, उसमें फिर डालने के बाद पानी में 9 ग्राम जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल था वो हम डाल देंगे। उसके बाद ध्यान से जो मिक्सर होगा नहीं मिक्स करेंगे, उसके बाद मिक्स करने के बाद हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूरा तरह से विलयन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। उसके पास हो जाने के बाद 10% विलयन तैयार हो जाएगा। सिंपल से था, हमने एक प्याला लिया, उसमें हमने क्या किया, प्याला लिया, प्याले में हमने 90 मिलीलीटर पानी डाला, 90 मिलीलीटर में हमने 9 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्रिस्टल डाल दिया। जैसे क्रिस्टल डाला 90 मिलीलीटर पानी में, तो पानी में डालते ही उसको हमने मिलाया, मिलाने के बाद हमें प्राप्त हो गया विलयन। जो विलयन हमें प्राप्त हुआ 10% विलयन हो गया, हमारा तैयार हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला, उसके बाद 22वां, एक कोशिका तथा बहुकोशिकीय किन्हीं 2 जीवों के, यानी यहाँ पे हमें इसमें यह बताना है कि एक कोशिकीय के 2 जीव बताने हैं और बहुकोशिकीय के दो जीव, ठीक है। यानी इसमें ये बोला है जो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके 2-2 नाम हमें बताने हैं, ठीक है। इसमें आप नाम देखते हैं कौन कौन से 2 होंगे। तो इसमें जो नाम होंगे आपके वो एक कोशिकीय जीवों के नाम होंगे 2, एक अमीबा और पैरामीटर, ठीक है। ये आपका आ सकता है कि एक कोशिकीय जीव के नाम बताइए, तो पहला अमीबा और दूसरा पैरामीटर, ठीक है। और बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं, एक तो होता है मशरूम हो गया और
सेप्टेंड हो गया, ठीक है, ये होते हैं दो, ठीक है, बहुकोशिकीय है। तो अपना ये नाम रखना, बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं, दो होते हैं, एक मशरूम और सेप्टेंड, ठीक है, और दूसरा है आपका एक कोशिकीय जीव कौन से होता है, अमीबा और पैरामीटर, ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अब अगला देखते हैं 23वां क्वेश्चन। तो 23वें में आपको बोला है कि रक्त जो रुधिर होती है एक महत्वपूर्ण संयोजक उत्तर है। आपको बताना है जो रक्त होता है वो एक महत्वपूर्ण संयोजी उत्तक है। क्यों है आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में आपको 23वें में बोला गया जो रक्त होता है वो एक संयोजिक उत्तक क्यों होता है, आपको कारण बताएं, ठीक है। अब इसका कारण देखते हैं कि रक्त संयोजिक उत्तक क्यों होता है। तो इसका आंसर देखते हैं 23वें का क्या होगा। तो 23वां है कि रक्त या रुधिर, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण संयोजिक उत्तक के क्यों है, क्योंकि इसका कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। क्यों कि रक्त इतना ये संयोजिक उत्तक क्यों होता है, क्योंकि इसके बहुत से कार्य होते हैं। सबसे पहला परिप्रेक्ष्य प्रसार, यानी रक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि रक्त शरीर में ऊर्जा और पोषण को अनुपारित करता है और ऊर्जा को ऊतकों तक पहुँचाता है। यानी इसमें बोला गया जो रक्त होता है हमें शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है, उन्हें हमें ऊतकों तक पहुँचाता है, ठीक है, इस प्रकार से होगा। और दूसरा अनुपानी गैसों के परिवहन, यानी जो हमें रक्त होता है वो हमारे श्वसन और अन्य ऊतकों के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें बोला गया जिस रक्त का कार्य होता है उसका कार्य ये होता है कि वह जो श्वसन होता है और अन्य ऊतक होते हैं उसके लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है, ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। उसके बाद दूसरा प्रतिरक्षण प्रणाली का समर्थन है। तो इसमें जो रक्त होता है उसमें श्वेत रक्त कक्ष होता है जो विशेषकर एक्सपेरिमेंटल रुधिर शरीर के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और चौथा है संरक्षण तंत्र का समर्थन, ठीक है, यानी जो रक्त होता है वो हमारे शरीर को खारिज करते हुए विदेशी कणों और मिट्टी द्रव्यों के विनाश में मदद करते हैं, यानी जो हमारे हानिकारक कण होते हैं उनके विनाश में हमारा कार्य करता है रक्त, ठीक है, यानी हानिकारक हमें कोई बीमारी नहीं होने देता रक्त। इसके इस प्रकार से हो जाएंगे इसके 4 आंसर। ये इंपॉर्टेंट है तो इसे कर लेना। पहले क्या है परिप्रेक्ष्य प्रसार, दूसरा है अनुपानित गैसों के परिवहन, ठीक है, और तीसरा है परिरक्षण प्रणाली का समर्थन और चौथा है संरक्षण तंत्र का समर्थन, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और इसमें एक और था कि इन सभी कार्यों के कारण रक्त को शरीर का जीवनदाता कहा जाता है। नहीं, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो रक्त होता है उसको हमारे शरीर का जीवनदाता कहा जाता है, वो हमें जीवन प्रदान करता है, ठीक है, इस प्रकार से अगर रक्त नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां में बोला गया आपको एक लड़का है उसके पास 400 ग्राम वजन की एक गेंद है, ठीक है, आपके पास बोला गया इस क्वेश्चन में 24 में कि आपके लड़का है उसके पास 400 ग्राम वाली वजन की एक गेंद है, वह 10 मीटर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वधारा ऊपर की ओर फेंकता है। यानी एक लड़का है उसके पास 400 ग्राम की वजन की गेंद होगी, उसने 10 मीटर सेकंड की रफ्तार से वेग से प्रारंभिक वेग से उसको हवा में उछाल दिया, फेंक दिया। तो आपको इसमें 2 पॉइंट बोले गए, अब आपको बताने पहला प्रारंभिक संवेग ज्ञात कीजिए। इसमें बोला गया है कि जब लड़के ने बॉल फेंकी हवा में तो उसका वेग ज्ञात करना है, प्रारंभिक वेग क्या होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका संवेग भी ज्ञात करना है, यानी पहला प्रारंभिक संवेगता ज्ञात करनी है कि प्रारंभिक संवेग की ज्ञात करने के इसका प्रारंभिक संवेग क्या होगा, ठीक है। और दूसरा आपको इसका उच्चतम बिंदु होता है उसका संवेग ज्ञात करना है, यानी आपको इसमें 2 संवेग ज्ञात करने हैं। अब इसके आंसर देखते क्या होगा। तो 24वें का आंसर क्या होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 24वां, पहला प्रारंभिक संवेग, यानी जब हम प्रारंभिक संवेग ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल में u प्लस at का प्रयोग करके हम प्रारंभिक संवेग निकालते हैं, ठीक है। यानी जो इसमें v होता है वो गति समीकरण होता है, ठीक है, इस प्रकार से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है लड़के द्वारा गेंद को ऊपर फेंकने के प्रारंभिक संवेग को निकाला जा सकता है इस प्रकार से, इस फॉर्मूले से, ठीक है। यानी हम कभी प्रारंभिक संवेग निकालेंगे तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे v इक्वल में u प्लस में at, ठीक है। यहाँ पे हमें v क्या दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ हमें जो 0 होगा, ठीक है, हमें v दिया हुआ है अंतिम वेग जो 0 होगा, क्योंकि गेंद को हमने उच्चतम बिंदु तक फेंक दिया, ठीक है, उच्चतम बिंदु तक वह 0 हो गया तो v होगा हमारा 0 अंतिम वेग होगा, ठीक है। और u होगा हमारा प्रारंभिक वेग जो हमें पता है, ठीक है, प्रारंभिक वेग हमें पता है कितना दिया हुआ है, ठीक है, इसमें। और a होगा आपका गति, यानी किस गति से फेंका, तो 9.8 मिनट पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, इस प्रकार से। और समय भी दिया हुआ है, टाइम कितना 2 सेकंड में फेंका उसने, ठीक है। तो बस इतना हमें सब कुछ पता है, फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें v कितना दिया हुआ है 0, हमने 0 मान लिया क्योंकि उच्चतम तक फेंका था, उच्चतम के बाद 0 हो गया तो 0 हो गया, हमें u निकालना है, ठीक है। और हमें यहाँ पे देख सकते सब कुछ दिया हुआ है 80, ठीक है। तो a हमें कितना दिया है -9.8 और t हमें दिया हुआ है समय 2, ठीक है। तो ये फुल पुट करेंगे तो यहाँ पे -9.1 है, 9.8 है, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा 0 इक्वल में u माइनस में 19.6, ठीक है,
इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं प्राप्त होने के बाद ये प्लस माइनस है, तो हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो खोलने के बाद जो प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा, तो 19.6 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो u आया वो आ गया हमारा 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसलिए जो प्रारंभिक संवेग हो गया हमारा वो 19.6 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल सा आसान है। अगर आपको प्रारंभिक संवेग निकालने के लिए आए तो आप यही फॉर्मूला पुट करेंगे, u इज इक्वल में v इज इक्वल में u प्लस में 80। ठीक है, यानी u होता है हमारा, और ये अंतिम वेग होता है, यानी जहाँ तक हमने फेंका उच्चतम। ठीक है, यानी 0 होता है, इस प्रकार से हम मान लेते हैं। ठीक है, और u हमें निकालना होता है प्रारंभिक संवेग में, a हमें दिया होता है। a क्या होता है, तो a होता है हमारा गति, किस गति से फेंका है। ठीक है, और t होता है हमारा टाइम। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे सिंपल सा है। और बी में हमें बोला गया था कि हमारा उच्चतम बिंदु का संवेग निकालना था। ठीक है, बी में तो इसमें आपका उच्चतम संवेग होगा, गेंद का वेग 0 होता है। ठीक है, यानी उच्चतम फेंका तो उसका वेग क्या होगा हमारा 0 होगा, क्योंकि गेंद वहाँ पे जाकर रुक गई, इसलिए उसका जो संवेग होगा वो 0 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, यानी आसान हो गया, आसानी से निकल गया, बिल्कुल आसान था। अब 25वां। अब 25 में आपको ऐसे दो ध्वनिक तरंगों को दर्शाना है, यानी आपको इसमें दो तरंगें बनानी है जिसमें आपका आयाम तो समान होगा लेकिन आवृत्ति अलग अलग होगी। यानी आपको दो तरंगें बनानी है जिसमें आपको आयाम सेम दिखाने हैं और आवृत्ति अलग अलग दिखाने हैं। तो अब इसका चित्र कैसे बनेगा, आरेख कैसे बनेगा, वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए और आपको दो ध्वनिक तरंगों को दर्शाना हो आरेख के द्वारा, तो उसको कैसे दर्शाएंगे, उसमें यहाँ पे बोला गया आयाम तो समान हो लेकिन आवृत्ति अलग अलग हो। अब इसके आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से होगा, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसमें वेग तो समान होगा लेकिन जो आवृत्ति है वो आपकी अलग अलग होगी। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं इसमें 5 सेकंड में इतने हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और लेकिन जो ये दूसरा है इसमें कम है। ठीक है, यानी इसमें इस प्रकार से आपको बनाना है, इस प्रकार से। ठीक है, 2 जिसमें आपको तो इस प्रकार से हो जाएगा और दूसरा आपका इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मान लो 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड में इतनी प्रकार से हमारी हुई ना वेग, इस प्रकार से इसमें 2 3 हो गए, इसमें सिर्फ एक ही हुआ। तो इस प्रकार से आपको दर्शाना होगा, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, ये आपसे बुक से होगा, इस प्रकार से आपको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया, बिल्कुल आसान है। इस प्रकार से आपको पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से बना लेना है आरेख द्वारा, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे यूं करके दर्शा देना है। ये आपका बुक से भी होगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इसको 5 हो गया, ये आपका 5 हो गया, इसमें आपको एक बार आवृत्ति हुई है, इसमें 2-3 बार हुई, तो ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बना दोगे। अब अगला देखते हैं 26वां। और बाद 26वां इसमें बोला गया भारत में सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले उपलब्ध 4 जल संसाधनों की सूची बनाई। यानी इसमें बोला गया है कि जो भारत में सिंचाई का प्रयोग करते हैं हम, जो सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 जल संसाधनों की सूची बनानी है हमें। जब इसकी सूची बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी इनको याद रखना। अगर ये पूछे जाए तो इस प्रकार से आपको आंसर देना। ठीक है, 26 में बोला गया कि भारत में जो सिंचाई के लिए उपयोग की जाते हैं तो उपयोग करने के लिए हमें 4 जल संसाधनों की सूची बनानी है। इसमें क्वेश्चन ये बोला गया है कि आपको जल संसाधन की सूची बनानी है जिन संसाधनों का प्रयोग हम सिंचाई के लिए करते हैं भारत में। ठीक है, तो इसका जो आंसर वो क्या होगा हम देखते हैं 26वें का। तो यहाँ पे देखते हैं 26वां, भारत में सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 प्रमुख जल संसाधन है, जिनमें से पहला है, यानी आपको इसमें सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधनों के बारे में बताना जो बहुत आसान है। सबसे पहले नदी और नहरें। ठीक है, यानी जो हम सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं संसाधन, उसमें से होता है पहले नदी और नहरें। यानी जो भारत में नदी और नहरें का उपयोग हम सिंचाई के लिए बहुतायत में किया जाता है, बहुत ज़्यादा संख्या में किया जाता है नदी का उपयोग और नहरों का। यह नदियों से पानी को निकाल कर कृषि क्षेत्र में पहुँचाया जाता है। इसमें बोला गया पहले नदी और नहरें, यानी नदी और नहरें उनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, उसमें से जो पानी होता है उसको नदी तक पहुंचाया जाता है, उसका कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा जलाशय है, यानी तालाब और बांध। ठीक है, यानी दूसरा हो गया आपका जलाशय, जिसमें आपके तालाब और बांध होते हैं, जिसमें पानी एकत्रित किया जाता है, निर्माण। ठीक है, यानी जो तालाब होते हैं, बांध होते हैं, उनको निर्माण करके बनाया जाता है, यानी मनुष्य द्वारा बनाया जाता है उसको। ठीक है, और उस बांधों में तालाबों में पानी को एकत्रित किया जाता है, जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। यानी जो वर्षा होती है, जब वर्षा के बाद जो वर्षा से पानी मिलता है, जो वर्षा होती है, तो उसमें जो पानी को संचित किया जाता है, संरक्षित करके तालाबों और बांधों में रखा जाता है। ठीक है, ताकि उसका बाद में प्रयोग किया जा सके। ठीक है, उसके बाद तीसरा है अंतर्जल, यानी भूजल, यानी जो धरती के अंदर जल है उसका प्रयोग करते हैं हम कृषि के लिए। ठीक है, इसमें बोला गया जिसमें भूजल भी कहा जाता है, यानी अंतर्जल, यानी जिसे हम भूजल कहते हैं, जो भूमि के अंतर स्थित जल संसाधन, यानी भूमि के अंदर जल होता है उसका उपयोग करते हैं हम। ठीक है, इस प्रकार
प्रकार से सिंचाई के लिए। चौथा है वायवीय जल यानी मौसम वर्षा, यानी जो चौथा हो गया हमारा मौसम वर्षा, यानी जो वर्षा जो हमें वर्षा से जल प्राप्त होता है वो हो गया हमारा वायवीय जल, ठीक है। नहीं मौसम वर्षा, उसका प्रयोग हम वर्षा के पानी का संचयन करते हैं, यानी पानी को संरक्षित करते हैं वर्षा का, ठीक है। उसके बाद हम उसका प्रयोग कृषि के लिए करते हैं, ठीक है। यानी कृषि के लिए भी करते हैं और अन्य उद्योग के लिए भी करते हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रकार से आपका 4 हो जाएगा। पहला वायवीय जल यानी मौसमी वर्षा, यानी जो वर्षा हमें प्राप्त होती है उससे जो जल प्राप्त होता है उसे संरक्षित करते हैं और कृषि के लिए या फिर अन्य उद्योग में हम काम लाते हैं। दूसरा अंतर्जल यानी भूजल, अंतर्जल को हम भूजल भी कहते हैं क्योंकि भूमि में स्थित होते हैं, इनको हम निकालते हैं, ठीक है, इन तकनीकों द्वारा प्रयोग करके, ठीक है। उसके बाद हम कृषि में प्रयोग करते हैं। दूसरे जलाशय, तालाब और बांध, जो तालाब और बांध होते हैं ये हमारे मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है। उसमें पानी यानी वर्षा जो जल होता है, वर्षा का जल, उसको एकत्रित किया जाता है कि बाद में इसका प्रयोग कर सके सिंचाई के लिए, ठीक है। और इसके बाद चौथा है नदी और नहरें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रयोग बहुत अधिक संख्या में किया जाता है, इसलिए हम बहुतायत कहते हैं, ठीक है। बहुतायत यानी बहुत अधिक संख्या में प्रयोग किया जाता है और नदियों से आपका नहरों से पानी को निकाल कर कृषि क्षेत्र में पहुँचाया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपके आंसर होंगे, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है, समझ आ गया। इस प्रकार से आप 26 तक कर लोगे, ठीक है। ये आपका होगा प्रश्न संख्या 27 से 33 तक लघु उत्तर प्रश्न, यानी आपके जो 27 से लेकर 33 तक के क्वेश्चन है वो सारे आपके लघु वाले हैं, यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके आंसर कैसे लिखना क्या होगा, ठीक है। खंड गया है, ये समझ आ गया। 27 से 33 तक जो क्वेश्चन होंगे खंड गया में रहेंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 33 तक जितने क्वेश्चन है वो सारे 3-3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो 27वां क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित में से रसायन देख सकते हैं, रसधानियों का क्या कार्य, यानी जो पौधे और अमीबा है इनमें रसधानियों का क्या कार्य होता है वो हमें बताना है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों समझ लेना, हो सकता है आज जाएंगे इस बार रिपीट होके, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली में के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तब इसके आंसर देखते क्या होगा। पहले ये वाला कि रसधानियों का क्या कार्य होता है पौधा अमीबा में, ठीक है। पहले इसका आंसर देखते हैं ए का, ठीक है, क्या कार्य होता है, आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं रसधानियों के कार्य है पौधे में रसधानियाँ जो होती है, रसधानियाँ वह ऊर्जा उत्पन्न करती है और खाद्य संश्लेषण, जल संश्लेषण और ऊर्जा संश्लेषण जैसे प्रमुख कार्य को संचालित करती है। यानी जो पौधे में रसधानियाँ होती है उसका महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि वह ऊर्जा उत्पन्न करे, खाद्य जो पौधा अपना भोजन लेता है उसका संश्लेषण करे, ठीक है, जल संश्लेषण करे, जल को ले ज़्यादा जो जल बचेगा उसको अवशोषित करते हैं, ऊर्जा संश्लेषण होता है, यानी ऊर्जा जो प्राप्त होता है, ये सब कार्य होते हैं जो पौधे में रसधानियों का होता है, ठीक है, काम, ठीक है, समझ आ गया। और अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, यानी अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कीटाणु वर्ग से संबंधित है, यानी जो कीटाणु वर्ग में अमीबा आता है, ठीक है। यानी अमीबा कौन से वर्ग में आता है, कीटाणु वर्ग में, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य होता है अवशोषण और पचाना, ठीक है। यानी अमीबा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है, जो अमीबा में रसधानियाँ होती है ना, उन रसधानियों का कार्य सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि वह अवशोषण करती है और पचाती है, ठीक है, यही कार्य होता है अमीबा का। अमीबा एक कीटाणु होता है, ठीक है। समझ आ गया कि रसधानी के कार्य क्या है। पहला, पौधे में रसधानी होती है, वह ऊर्जा उत्पन्न करती है, खाद्य संश्लेषण करती है, जल संश्लेषण करती है, ऊर्जा संश्लेषण करती है, ये सारे कार्य होते हैं रसधानियों के पौधे में। और अमीबा एक कीटाणु के वर्ग से संबंधित होता है और इसमें ये कार्य इन्हीं का यही होता है कि यह अवशोषण करते हैं, यानी खाने को पचाते हैं, ये सब होता है पचाना, ठीक है। उसके बाद बी में कहा गया था कि कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर देखो, तो इसका आंसर है कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में लियोसोसोम को आत्मघाती थैली जाना जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लीसोसोम, ठीक है, लीसोसोम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, आत्मघाती थैली, ठीक है। ये हो गया इसका। अब 28वां देखते क्या होगा, ठीक है। समझ आ गया आत्मघाती थैली के रूप में किसे जानते हैं, लीसोसोम को। और 28वां, किन्हीं 3 एपिथेलियमी ऊतकों के नाम और उनके स्थान बताइए। अब आपको इसमें 3 एपिथेलियम ऊतकों के नाम बताने और उनका स्थान बताने कि उनका स्थान क्या है, ठीक है। ये भी 3 मार्क्स का, इसलिए आपको 3 बताने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके आंसर देखते क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं, पहला है स्केलेटल एपिथेलियम, तो इसमें आपके 3 ऊतक है। पहला है स्केलेटल एपिथेलियम, जो यह ऊतक त्वचा की बाहरी परत को ढकता है, यानी जो ये होता है एपिथेलियम स्केलेट, ये हमारी जो त्वचा होती है, ऊतक त्वचा होती है, उसको बाहरी परत को ढकता है, ठीक है, बाहरी परत को ढकता है और मुख, नाक, गले और यहाँ पे देख सकते हैं जठरांत्र के आंतरिक परतों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पहला हो गया स्केलेट एपिथेलियम, जिसका समझ आ गया। इसका कार्य यही होता है, इसका स्थान क्या होता है, स्केलेट एपिथेलियम का स्थान ये होता है कि वह उच्च
जो हमारी उत्तक त्वचा होती है उसके बाहरी परत को ढकता है और मुख में, नाक में, गले में, इनके आंतरिक परतों में भी ये पाया जाता है। ठीक है, इसका स्थान पता चल गया कहाँ पे होता है, गले, नाक में, इसमें यही सब होता है। ठीक है, बाहरी परत को ढकता है। और दूसरा है स्क्वेमोसेलुलर एपिथेलियम। ठीक है, ये याद रखना, यह उत्तक होता है, ये श्वसन पथ में, ग्रह में, त्वचा की एथेपियत परत में होता है, नाक के अंदर की परत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा स्क्वेमोसेलुलर। ठीक है, ये आपकी नाक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ग्रह में पाया जाता है, श्वसन पथ में पाया जाता है। दूसरा है क्यूबोइड एपिथेलियम। यह उत्तक अंतपिंड में, वस्त्र स्नायु, किडनी में, ठीक है, ग्लब बैल्डर के आंतरिक परतों में, और जो त्वचा होती है ना हमारी, त्वचा के नासिक भाग में पाई जाती है। ये आपके तीन है, ये याद कर लेना। ठीक है, ये है पहला। कौन सा है पहला, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला आपका स्केलेट एपिथेलियम, जो हमारे बाहरी परत को ढकता है और ये नाक, कान, गले में पाए जाते हैं। ठीक है, आंतरिक परतों में। और दूसरा स्क्वेमोसेलुलर एपिथेलियम, ये आपकी नाक के अंदर ही परत में पाई जाता है। ठीक है, श्वसन पथ में और गृह त्वचा की परतों में पाया जाता है। और दूसरा है क्यूबोइडल एपिथेलियम। ये जो एपिथेलियम है, ये क्यूबोइडल, ये आपकी किडनी के नफ्तों में पाया जाता है। ठीक है, त्वचा के नासिक भाग में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां क्या है। तो 29वें बोला गया, एक छात्र जिसने 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की सीमा के साथ एक पथ पर चलना शुरू करता है। यानी इसमें बोला गया एक छात्र है, उसने 10 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार बगीचा, उसके पास 10 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार बगीचा की सीमा के साथ वह चलता है। ठीक है, सीमा के साथ साथ। ठीक है, यानी इसमें कहा गया एक छात्र जिसके पास बगीचा है, वो बगीचा 10 मीटर भुजा वाला है। ठीक है, और उसके साथ साथ चलता है, सीमा के साथ साथ चलता है। तो उसने 10 मीटर का रास्ता तय करने में 40 सेकंड का समय लगाया। यानी 10 मीटर को उसने कंप्लीट करने में टोटल 40 सेकंड का समय लगाया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में बोला गया है। अब इसमें आपके दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला कि 2 मीटर 20 सेकंड के अंदर में छात्र को दूरी और विस्थापन का परिमाप क्या होगा। यानी आपको बताना है 2 मिनट और 20 सेकंड के अंदर, अंत में यानी अंदर में, यानी अंत तक, यानी 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद छात्र की दूरी और विस्थापन का परिमाप क्या होगा, हमें यही याद करना है। और दूसरा है, यदि छात्र दिए गए वर्गाकार मैदान की दूरी 2 मिनट और 40 सेकंड में पूरा करता है तो उसकी गति की गणना करनी है। यानी हमें इसमें 3 चीज़ याद करनी है। पहला क्या, पहला दूरी, और दूसरा विस्थापन का परिमाप। ठीक है, और तीसरा हमें याद करना है गति की गणना। ठीक है, ये 3 चीज़ याद करनी है। अब चलते हैं इसके आंसर पर, क्या होगा 29वें का। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 29वें का ये आंसर है। पहला, छात्र की जो गति को निकालने के लिए हम पहले उसकी यात्रा का समय निकालेंगे। यानी हम छात्र की जो गति निकालने से पहले हम उसकी यात्रा का समय निकालेंगे कि कितने समय में उसने किया। यहाँ पे दूरी, तो दूरी निकालने का होता है फॉर्मूला समय गुणा में गति। ठीक है, समय गुणा में गति होता है ये दूरी निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद है गति। गति कैसे निकालते हैं, तो दूरी डिवाइडेड बाई समय। ठीक है, ये आपको निकालते हैं गति। ठीक है, समझ आ गया। अब हमें इसमें दिया क्या गया था, इसमें दिया गया था कि छात्र ने 10 मिनट की दूरी तय की और उसकी गति है वो 10 मीटर 40 सेकंड थी। ठीक है, इसमें ये बोला गया, यानी हमें गति निकालेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि जो छात्र 10 मिनटों में उसने दूरी तय कर ली थी। ठीक है, यानी हमें दूरी दी हुई है। ठीक है, वो कितने टाइम में की गई थी, 40 सेकंड में, वो भी हमें दिया हुआ है। यानी हमें गति निकालनी है। तो पहले हम गति निकालेंगे 10 मीटर डिवाइडेड बाई 40 सेकंड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड, मीटर सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से इतना समझ है कि गति हमारी निकल गई। गति कितनी है, 0.25। कैसे कि हमने गति निकालने के लिए दूरी डिवाइडेड बाई समय का अपने फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, ये वाला, जिससे हमें दूरी पता थी 10 मीटर, समय पता था 40 सेकंड, तो कर दिया, गति आ गया हमारी 0.25 मीटर सेकंड। ठीक है, अब हमने छात्र की दूरी और विस्थापन का परिमाप निकाले। यानी हमने पहले उसकी साथ साथ गति निकाल दी, जिसमें हमें समय दिया हुआ था, दूरी दी हुई थी। निकालने के बाद हमें आप उसका दूरी और विस्थापन का परिमाप निकालेंगे। ठीक है, और ये हमें निकालने के लिए हम उसकी गति को और दिए गए समय को अब प्रयोग करेंगे। यानी जो उसकी गति दी गई थी हमें क्वेश्चन में, उसका समय गया था, उनका प्रयोग करेंगे। जैसे कि उसका फॉर्मूला होता है दूरी निकालने का। पहले हम दूरी निकालेंगे। दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है गति गुणा में समय। ठीक है, यानी हमें दूरी निकालनी है। अब गति कितनी दी है, हमने गति निकाल ली थी। गति कितनी आई थी हमारी, 2.25 मीटर सेकेंड, ये हमारी आई थी गति। ठीक है, जो हमने सही से निकाल ली थी। ठीक है, उसके बाद गति समय कितना था, 2 मिनट 60 प्लस में 20 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा था। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम इसको करेंगे तो 0.25 का 0.25 हो जाएगा। अब हम इसे करेंगे तो 6 दूनी 12,
120 प्लस में 20 कितना हो गया 140। तो हमारा इसका है 140, ठीक है। अब 0.25 और 140 को हम गुणा करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 35 मीटर, यानी हमें जो दूरी आई वो हो गया हमारा 35 मीटर। समझ आ गया। उसके बाद विस्थापन। अब विस्थापन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम जो मीटर है उनको प्लस कर देंगे, यानी 10 मीटर में, और हमारे दूसरी मीटर कितनी थी 35, यानी हमने 10 तो उसमें दी हुई थी कि 10 मीटर में से तय की थी, ठीक है। और हमारा अब जो आई थी दूरी वो 35 मीटर आई थी, ठीक है। यानी हमें दूरी दी हुई थी, पहले तो हमें 10 मेंशन की गई थी और हमें उसके बाद दूरी निकालनी थी। दूरी हमने दोबारा निकाली तो 35 आ गई, तो 10 प्लस में 35 कर देंगे तो विस्थापन कितना हो जाएगा हमारा 45 मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 मीटर। इस प्रकार से समझ आ गया। और दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, दूसरे क्वेश्चन में हमें गति की गणना करनी थी। तो हम इसमें गति की गणना के लिए हम उसकी दूरी को और समय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी इसमें भी फिर गति निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यानी पहले क्वेश्चन में हमने पहले उसकी गति निकाली थी, पहले क्वेश्चन में हमने गति निकाली थी, उसके बाद गति निकालने के बाद उसकी दूरी निकाली, ठीक है। दूरी निकालने के बाद हमारा आ गया दूरी। अब उसके बाद विस्थापन का क्या किया, दूरी में दूरी प्लस कर दिया, यानी जो हमारी दूरी आई और जो पहले मेंशन की गई थी क्वेश्चन में दूरी को, उन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा विस्थापन आ गया था। लेकिन अब दूसरे में हमें गति की गणना करनी है। जब भी हम गति की गणना करेंगे तो हम उसमें गति निकालेंगे। गति निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी डिवाइडेड बाय समय, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं हमें दूरी दी हुई है 10 मीटर, ठीक है, यानी क्वेश्चन में मेंशन किया गया था, ठीक है। और समय हमें दिया गया 2 मिनट 40 सेकंड में, ठीक है। तो इक्वल में 160 सेकंड, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे देखते इस प्रकार से 160 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। समय बता रही है, समय 160 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसमें गति, तो गति निकालेंगे 10 मीटर और 160 सेकंड, इसको कर देंगे तो इसमें जो आपका आएगा डिवाइड करने के बाद तो वो आ जाएगा आपका 0.0625 मीटर सेकंड। ये आपका आ गया करेक्ट आंसर। सिंपल सा था गति निकालने का, दूरी और समय को कर देंगे, गति आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हुए करना है, समझ जाओ क्या साइंस से समझ आ गया। अब अथवे वाला देखते हैं, इसमें अथवे का क्या बोला गया है। अथवे में बोला गया है एक कार है जो 6 सेकंड में अपनी गति है वो 8 मीटर सेकंड 8 मीटर घंटा से घटकर 60 किलोमीटर घंटा कर लेती है, ठीक है। यानी आपको बोला गया एक कार है जो 6 सेकंड में अपनी जो गति है उसको 8 किलोमीटर घंटे से 60 किलोमीटर घंटे कर लेती है, ठीक है। यानी कम कर लेती है, इतना कर लेते हैं कम करने के बाद। तो कार का त्वरण ज्ञात करना है हमें। इसमें त्वरण ज्ञात करना एकदम आसान सा फॉर्मूला है, त्वरण का फॉर्मूला लगाएंगे आंसर कर देंगे। अब इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। तो इसमें हमें कार का त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए उसकी गति को बदलाव की राशि होती है, तो त्वरण को हम ए को दर्शाया जाता है, यानी हमने त्वरण को ए में दर्शाया जाता है तो हमने त्वरण को मान लिया ए, ठीक है, समझ आ गया। और त्वरण को निकालने के लिए हम निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग करेंगे, यानी हमें त्वरण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। त्वरण को ए के रूप में दर्शाया गया, हमने ए मान लिया, ठीक है। और इस त्वरण को निकालने का फॉर्मूला होता है अंतिम गति और प्रारंभिक गति डिवाइडेड बाय समय, यानी अंतिम गति यानी कहाँ तक उसने रोक दिया, यानी 60 सेकेंड जो भी आपका दिया गया था, और प्रारंभिक गति यानी कहाँ से उसने स्टार्ट किया था, इस प्रकार से, ठीक है। अभी इसका देखते हैं। अब यहाँ पे हमने त्वरण निकाला तो अंतिम गति, यानी अंतिम गति हमारी क्या थी, तो अंतिम गति हमारी थी 60 किलोमीटर घंटा, ठीक है। यानी हमें आखिरी में जो अंतिम होती है, यानी जो आखिरी में होती है, और आखिरी में हमारी कितनी 60 किलोमीटर घंटा, और प्रारंभिक यानी कहाँ से उसने घटानी शुरू की थी वो होगी हमारी 80 मीटर घंटा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये भी लगाना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे आसान है, और समय कितना दिया हुआ था 6 सेकंड में, ठीक है, 6 सेकंड में दिया गया था। अब इसमें त्वरण निकालेंगे, एकदम आसान है, 6 सेकंड है तो इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद त्वरण ए निकालने का फॉर्मूला अंतिम गति प्रारंभिक गति में से माइनस कर देंगे, उसके बाद समय से कर देंगे डिवाइड, इस प्रकार से 60 है, इसको 80 हो गया, कितना है -20, क्योंकि 80 बड़ा है इसमें माइनस का साइन है तो माइनस का हो गया, तो -20 आ गया घटाने पे। और ये आपका था 6 सेकंड में, ठीक है, यानी घंटे कितना था, घंटे यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब इससे कर देंगे हम भाग करने के बाद जो त्वरण आएगा हमारा वो आएगा 11,976.05 किलोमीटर घंटा स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। तो इस प्रकार से आपका आ गया कि इसमें जो कार का त्वरण होगा वो होगा हमारा माइनस में क्योंकि -20 है, तो माइनस में 11,976.05 किलोमीटर घंटा स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा आंसर इसका करेक्ट, ठीक है, समझ आए कि अब 30वां देखते क्या हुआ है। अब यहाँ पे देखते तीसरा, इसमें ध्वनि के बहुल परावर्तन के 3 उपयोग बताने हैं, ठीक है। यानी इसमें हमें ध्वनि के बहुल परावर्तन के 3 उपयोग बताने, कौन से 3 उपयोग है, तो इसका आंसर देखते क्या होगा। तो यहाँ पे देखते ध्वनि के बहुल परावर्तन के 3 उपयोग है। पहला है इमेजिंग और स्पेक्ट्रल एनालिसिस,
तो इसमें हमने ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग इमेजिंग तकनीकों में किया जाता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड या ना सोनार में, रेडार में, इन सभी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा? इमेजिंग और स्पेक्ट्रल। ठीक है, यह तकनीकी वस्तुओं, आकारों और दूरस्थ वस्तु को छवित करने और उनका संरक्षण को विश्लेषण करने में मदद करती है। ठीक है, ये हो गया पहला। और दूसरा आपका स्पेक्ट्रल एनालिसिस। तो स्पेक्ट्रल एनालिसिस क्या होता है? जो ध्वनियों के बहुत परावर्तन का उपयोग स्पेक्ट्रल एनालिसिस में किया जाता है, जो विभिन्न पदार्थों की संरचना, गुणों का अध्ययन करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, यानी ध्वनि के बहुल परावर्तन से प्राप्त तरंगों के तीव्रता और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने के साथ साथ विभिन्न द्रव्यों की पहचान की जाती है। यानी इसका जो कार्य होता है स्पेक्ट्रल एनालिसिस का, ये होता है हमारा द्रव्यों की पहचान करता है और जो पदार्थों की संरचना करता है, गुणों का अध्ययन करता है। ठीक है, और जो तीसरा हमारा वो है आवाज़ की अपेक्षिक प्रतिध्वनि का उपयोग। यानी जो आवाज़ की अपेक्षित प्रतिध्वनि का उपयोग, इसमें जो ध्वनि होती है वह बहुल परावर्तन का उपयोग आवाज़ की प्रतिध्वनि में किया जाता है, जैसे कि संगीत रिकॉर्डिंग, संगीत संश्लेषण में। जो संगीत रिकॉर्डिंग करते हैं ना, वो हम आवाज़ की अपेक्षित प्रतिध्वनि का उपयोग करके करते हैं। नहीं समझ गए? ये आपके तीन है, ये तीन कर लेना। ठीक है, नहीं आवाज़ की अपेक्षित प्रतिध्वनि का उपयोग, जिसका उपयोग हमारा संगीत रिकॉर्ड या संगीत संशोधन में किया जाता है, वो होता है आवाज़ की अपेक्षित प्रतिध्वनि का उपयोग। और स्पेक्ट्रल एनालिसिस होता है जो हमारे पदार्थों की संरचना करता है, गुणों का अध्ययन करता है और ये हमें द्रव्यों की पहचान करता है। ठीक है, और तीसरा था इमेजिंग और स्पेक्ट्रल एनालिसिस, यानी जो हमारे सोनार में होते हैं, रेडार में होते हैं, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे का अथवे वाला देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 का अथवे वाला, इसमें बोला गया एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई। ठीक है, एक लड़का चट्टान पे खड़ा है, उसने ताली बजाई और ताली बजाते हुए 6 सेकंड के बाद अपनी प्रतिध्वनि सुनाई दी। यानी 6 सेकंड के बाद उसने अपनी ध्वनि दोबारा सुनाई दी। ठीक है, और वह ध्वनि की जो गति थी वह v थी 346 मीटर सेकंड मानी जाती है। तो लड़के से चट्टान की दूरी कितनी है, हम इसमें बताएं। लड़का एक चट्टान पे खड़ा है जिसने ताली बजाई, ताली बजाने के बाद 6 सेकंड के बाद उसे अपनी ध्वनि है वो फिर से सुनाई दी। ठीक है, जो ध्वनि की गति थी वो 346 मीटर सेकंड थी। ठीक है, ये मानी जाए तो लड़के के जो चट्टान पे खड़ा है उसकी दूरी क्या है। ठीक है, आपको ये बताना है। और दूसरे में बोला गया कि ध्वनि की प्रतिध्वनि किसे कहा जाता है, ये बताएं। ठीक है, इन दो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। एक तो है हमें चट्टान की दूरी, यानी जो लड़का है उससे चट्टान की दूरी कितनी है, एक ये बताना है। और ध्वनि की प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, ये बताना है। अब इसका आंसर देखते क्या होगा। तो इसमें होगा ए, ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग करके लड़के से चट्टान की दूरी की गणना करनी है। ठीक है, यानी हमारे ए कह लो या फर्स्ट कह लो। ठीक है, ये है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो हमें चट्टान की दूरी निकालने की, लड़के से चट्टान की दूरी कितनी है, तो इसके लिए हम दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गति का समय का। ठीक है, गति और समय का। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें गति दी हुई है 345। ठीक है, और समय दिया हुआ है 6 सेकंड। तो इस प्रकार से हम दूरी निकालेंगे। दूरी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको गति को कर देंगे, गुणा कर देंगे समय से, इस प्रकार से। ठीक है, गुणा कर देंगे समय से। तो यहाँ पे देखते हैं दूरी निकालने का फॉर्मूला याद रख लो। जब भी हमें दूरी निकालनी है, यानी किसी भी चीज़ की दूरी निकाले, दो चीज़ के अंदर हम चट्टान की या किसी भी चीज़ की दूरी निकाले, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है कि दूरी है आपकी, दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गति गुणा में समय। ठीक है, हमने इसमें गति दी हुई है, कितनी गति थी 346 जो हम इसमें दी हुई थी। और समय कितना लगा था, समय लगा था आपका 6 सेकंड। तो इन दोनों को कर देंगे गुणा करने के बाद जो हमारी दूरी आएगी वो आएगी 20,076 मीटर। ठीक है, इसलिए जो लड़के की चट्टान से दूरी थी वह थी 20,076 मीटर। इतना आसान था। बस दूरी निकालने के लिए हमें जो गति दी गई थी और समय दिए गए तो उनको कर देना था गुणा करने के बाद हमारी आएगी दूरी। एकदम सिंपल सा था ना। उसके बाद बी में हमें पूछा गया था कि ध्वनि की जो प्रतिध्वनि होती है वो किसे कहते हैं, वो हमें ये बताना है। तो ध्वनि की जो प्रतिध्वनि होती है उसे एको कहा जाता है, एको कहा जाता है। ठीक है, एको कहा जाता है, इतना समझ लो। ठीक है, ये हो गया बी का भी। अब चलते 31वें क्वेश्चन पर। और यहाँ पे देखते 31वां, उन विभिन्न वांछनीय लक्षणों की सूची बनाई। यानी हमें इसमें एक लक्षणों की सूची बनानी है जिसमें मुर्गी पालन में भारतीय और विदेशी नस्लों का संरक्षण कार्यक्रम विकसित किए गए। यानी जो कार्यक्रम किए गए मुर्गी पालन के लिए भारत में और विदेशी नस्लों के में, तो उन कार्यक्रमों की हमें सूची बनानी है। तो हम इसमें देखते हैं सूची क्या बनेगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, 31वें की। यहाँ पे 31वां इसमें है मुर्गी पालन में भारतीय और विदेशी नस्लों का संकरण कार्यक्रम कुछ चुनिंदा वांछनीय लक्षणों के लिए विकसित किए गए। यानी हमें वो ये वांछनीय लक्षण बताए थे। तो पहला उत्पादकता, यानी अधिक अंडे और उच्च आवृत्ति के
बॉयलर मुर्गी या अधिक अंडे देने वाली नस्लों के विकास के लिए था, ठीक है। उत्पादकता और ग्रोथ रेट क्या होता है, ये तेजी से वजन बढ़ाने वाले और अधिक उत्पादक नस्लों में विकास के लिए है, ठीक है ये। और तीसरा आपका जीवन काल क्या होता है, जो लंबी जीवन काल के लिए हो और अच्छा स्वास्थ्य के साथ साथ अंडे देने या मांस के उत्पादन के लिए हो, ठीक है। ये आपके कुछ पॉइंट्स। और तीसरा पालन आवश्यकता को संबोधित करना, ठीक है, यानी जो समझौते करने वाली नस्लें होती है वो विभिन्न जलवायु और पौष्टिक संदर्भों के लिए उपयुक्त है। यानी इसमें बोला गया है कि पालन आवश्यकताओं को संबोधित करने से है कि जो नस्लें होती है विभिन्न जलवायु और अपनी जो जलवायु के अकॉर्डिंग होती है नस्लें, उस प्रकार से, ठीक है। यानी ये समझौता करने वाली नस्लें और विभिन्न जलवायु और पौष्टिक संदर्भों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। इस प्रकार से बोला गया है। और इसमें हमें यहाँ पे बोला गया विविधता, यानी विभिन्न रंग, आकार, शैली की, किस रंग की मुर्गी है, किस अंडा देती है, किस आकार का देती है, ठीक है, कौन सी नस्ल की मुर्गी है, यही सब इसमें आती है, अलग अलग पसंद आती है और आवश्यकता को पूरा करती है, ठीक है। किसी को चाहिए कोई सी मुर्गी का अंडा, ठीक है, विदेशी नस्ली, इस प्रकार से वो होती है अलग अलग, ये होती है विविधता, ठीक है। इस प्रकार से आप इतने ही पॉइंट लिख दोगे। और एक और है प्रकारित आहार उपचार, यानी आहार उपचार के लिए विकसित नस्लें, यानी जो उत्पादक को बढ़ाने में बेहतर उत्पादकता की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विशेष आहार का ध्यान दिया जाता है। यानी प्रकाशित और आहार उपचार में क्या होता है, इसमें मुर्गियों के लिए एक विशिष्ट यानी एक बेहतर उपचार किया जाता है ताकि वह एक अच्छा आहार है वो निकाल सके, ठीक है। इस प्रकार से आपका होगा, ठीक है, समझ आ गया। यानी आपके ये पॉइंट है प्रकाशित आहार उपचार का। उसके बाद विविधता, ठीक है, रोग प्रतिरोधिता, इसमें रोग से बचाया जाता है, इस प्रकार से पालन हो गया, जीवन काल हो गया, ग्रोथ रेट हो गया, ठीक, ग्रोथ रेट, ठीक है, इस प्रकार से ये पॉइंट है, ठीक है, समझ आ गया। अब 31 के 32वां देखते क्या क्वेश्चन है। 32 में बोला गया निम्नलिखित यौगिकों, यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखे, निम्न के रासायनिक सूत्र लिखने हैं। पहले क्या है, अमोनियम सल्फेट, और दूसरी बात है सोडियम नाइट्रेट, और तीसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इनके हमें रासायनिक सूत्र लिखने क्या होगा, चलते हैं इनके रासायनिक सूत्र देखने, चलो चलते। तो यहाँ पे देखते हैं ए अमोनियम सल्फेट, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका रासायनिक सूत्र, ठीक है, ब्रैकेट में NH4, उसके बाद 2SO4, ठीक है, ये होता है आपका। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट का क्या होता है, NaNO3, ठीक है, ये होता है सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है, Al2O3, ठीक है, ये होता है। तो आपकी ये सूत्र ही ने पढ़ लेना एकदम अच्छे से, ठीक है, हो गया। अब अगला देखते 33वें क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो 33 में बोला गया निम्नलिखित तालिका में आपको इस प्रकार से तालिका दी हुई है जिसमें ABC आपको दिया गया है, इसमें आपका गलनांक दिया हुआ है और कथनांक का निरीक्षण करना है, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चन दिए गए, पहला है ए कमरे के तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस है, इस पर पदार्थ है वो ABC की भौतिक अवस्था बताइए। नहीं, हम इसमें बताएं जो कमरे का तापमान दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें हमें बताना है कि ABC में से कौन सी भौतिक अवस्था बतानी है, इन तीनों की भौतिक अवस्था बतानी है, ठीक है, पहला ये। और दूसरे में बोला गया हमें इस प्रकार से तालिका दी हुई है, इसमें उस पदार्थ का नाम बताना है जो संपीड़नशीलता अधिक होगी और क्यों होगी, ठीक है। इन जो तालिका दी हुई है इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसकी संपीड़नशीलता अधिक होगी और कारण बताने क्यों होगी, ठीक है, ये है। तो अब चलते हैं इसका आंसर देखें 33वें का क्या आंसर होगा, ठीक है, ए और बी का। तो यहाँ पे देखें 33वां, इसमें ए पदार्थ ए का जो गलनांक होगा वो -210 डिग्री सेल्सियस होगा क्योंकि कमरे का तापमान से कम है, इसलिए पदार्थ ए ठंडे स्थिति में होगा, ठीक है। यानी पहले ए का आंसर होगा वो होगा पदार्थ ए, क्योंकि जो उसका गलनांक है वो -210 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि वह कमरे के तापमान से कम है, इसलिए जो ए पदार्थ होगा वह ठंडी स्थिति में रहेगा, ठीक है। और जो पदार्थ बी है उसका गलनांक है 250 डिग्री सेल्सियस, यानी जो 210 था ये माइनस में था और जो ये 250 डिग्री सेल्सियस है ये प्लस में है, तो इसलिए जो तापमान होगा वो अधिक होगा कमरे की तुलना में पदार्थ बी का, ठीक है। इसलिए जो पदार्थ बी होगा वह गर्म स्थिति में होगा, ठीक है। उसके बाद पदार्थ सी है, इसका जो गलनांक है वो -20 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए जो कमरे का तापमान होगा वह निकट ही होगा, इसलिए जो पदार्थ सी है वह ठंडा या ठंडे से गर्म स्थिति में ही होगा। यानी इसमें 3 बताए गए, जो पदार्थ ये होगा उसका गलनांक -210 है तो वह ठंडा होगा, माइनस में जाता है तो ठंडा होता रहता है उस पदार्थ का तापमान, तो पदार्थ ए का जो तापमान होगा वह ठंडा होगा और पदार्थ बी का प्लस में है 250 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका प्लस में तो यानी तापमान ज़्यादा होगा, ठीक है, बी का। जी बात सी है, ये -20 है तो इसमें बराबर में रहेगा, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, ठीक है। उसके बाद बी, इसमें पदार्थ बी है। उसके बाद बी में बोला गया था आपको बताना था कि कौन सा संवेदनशीलता अधिक होगी कौन से पदार्थ में और क्यों होगी। तो पदार्थ बी में जो संवेदनशीलता होगी वो अधिक होगी क्योंकि इसका जो गलनांक है कमरे के तापमान से अधिक है, क्योंकि तापमान जब अधिक होगा तो साथ बात है संवेदनशीलता अधिक होगी, तो इसका मतलब यह है कि जो पदार्थ बी है कमरे के तापमान पर तरल होगा और जो इसकी संवेदनशीलता होगी वो अधिक होगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद
उसके बाद 34वां यह है, ये आपका 34 से 36 होंगे, यानी आपके इसमें 34, 35 और 36 ये 3 क्वेश्चन होंगे जो आपके खंड गह में रहेंगे। ठीक है, इसमें आपका जो एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का होगा, यानी 34 भी 5 मार्क्स का, 36 भी 5 मार्क्स का, 36 भी 5 मार्क्स, यानी 34, 35, 36 सारे 5-5 मार्क्स के होंगे। इसमें एक बेनिफिट ये है कि जो 34, 35, 36 है, इन तीनों में आपको ऑप्शन दिए हुआ है, या तो आप ऊपर वाला कीजिए नीचे वाला। ठीक है, और इनमें भी आपके पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे देखते हैं 34वां, इसके उसमें बोला गया है कि आपको CL17 और CL17 यहाँ पे देखते हैं ऊपर अलग है, पावर C 35 है, यहाँ पे 37 है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, यानी आपको बताना है ये दो चीज़ है, ये दोनों एक दूसरे से किस पर संबंधित है, हमें ये बताना है। ठीक है, और बी में बोला गया यदि CL के ये दोनों रूप यानी ये 2 रूप है, ये CL के रूप है, अगर ये प्रकृति में 75 और 25% विद्यमान में यानी पाई जाती है तो क्लोरीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करनी है, यानी हमें इसमें औसत परमाणु द्रव्यमान की बताना है कि परमाणु द्रव्यमान कितना होगा अगर ये दोनों प्रकृति में विद्यमान होंगे 25 और 75%। ठीक है, ये बताना है। और इसी में बोला गया Z17 है वो क्लोरीन परमाणु की नामांकित रचना का व्यवस्थित चित्र बनाए, यानी जो C है इसमें आपको चित्र बनाना है Z17 वाले क्लोरीन परमाणु का। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 34वां, इस 34 में आपको एक का होगा, इसमें जो ये है CL17 इसमें अलग है 35 और 37, ये दूसरे से इस प्रकार संबंधित है क्योंकि ये दोनों जो ये 2 रूप है, ये 2 रूप क्लोरीन के ही रूप है, इसे हम क्लोरीन के इसोटोप कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसमें परमाणुओं की संख्या समान है, मतलब एक जैसी है 17, लेकिन जो इसमें न्यूट्रॉन है ना, जो 35 और 37 न्यूट्रॉन है, ये अलग अलग है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या सेम है, न्यूट्रॉन की अलग अलग है, इसलिए। ठीक है, और ये दोनों इसोटोप है। ठीक है, क्लोरीन के इसोटोप। और बी में बोला गया था इसमें हमें इसका औसत द्रव्यमान निकालना था, तो इसमें औसत द्रव्यमान निकालने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको दिया हुआ था। ठीक है, एक तो था आपका 37 CL17 और एक था आपका 35 CL17, तो यहाँ पे हमें 75 और 25% विद्यमान है ना, हमें ये है, तो 35 को और 37 को इससे कर देंगे गुणा। ठीक है, और 100 से कर देंगे भाग। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं 35 और 37 इसको 75% और 25% विद्यमान है, तो इससे कर देंगे गुणा करने के बाद आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको इन दोनों को गुणा करेंगे और फिर उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 35,550 से 100 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, फिर यहाँ पे 10 है तो ऊपर पॉइंट के बाद आ जाएगा, तो 35.5 आ जाएगा आपका औसत परमाणु द्रव्यमान। एकदम आसान है, सिंपल सा। उसके बाद सी में आपको चित्र बनाना था, तो चित्र इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं CL का इस प्रकार से, यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार से आपका ये चित्र बनेगा, इसमें यहाँ पे 17 E- होगा और 18 NO होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया चित्र कंप्लीट। उसके बाद अथवे वाला, अथवे में आप देखते हैं तो अथवे में आपको इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये बी वाला करवा देता है, इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी ये बुक से है तो बुक से पढ़ लेना। ठीक है, बाकी बी देखते हैं। बी में बोला गया है इन तत्वों के संयोजक और परमाणु प्रतीक बताने, यानी जो ये 3 दिए सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, इनकी हमें संयोजकता और परमाणु प्रतीक बताने हैं। अब देखते हैं इनके परमाणु प्रतीक क्या होंगे। देख सकते हैं परमाणु प्रतीक, जो सोडियम है उसमें I है, देखते हैं आयाम 11 है और परमाणु प्रतीक होगा इसका Na। ठीक है, सोडियम का। और एल्यूमिनियम क्या होगा, परमाणु प्रतीक Al होगा और इसमें जो आयाम होंगे वो 13 होंगे। ठीक है, और पोटेशियम है, इसका प्रतीक क्या होगा, K होगा, K से पोटेशियम। ठीक है, और इसका आयाम होगा 19। ठीक है, और कैल्शियम है, इसको हम कैसे देखेंगे, प्रतीक Ca से, अगर Ca लिखा होगा समझ जाना, कैल्शियम है उसका आयाम होगा 20। ठीक है, ये आपके आयाम है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 35 में बोला गया आपको प्लेट स्टील केवल पादप में स्थित होते हैं, निम्नलिखित में किस प्रकार की, ये देखते हैं प्लेट स्टीड मौजूद होते हैं, इनमें से हमें बतानी इनमें कौन कौन से आपके प्ले स्टीड मौजूद होते हैं, हमें वो बताना है। पंखुड़ी में कौन से प्ले स्टीड मौजूद होते हैं, पत्ते में कौन से प्ले स्टीड मौजूद होता है, फूल के जो गुद्दा होता है ना फूल का, उसमें कौन से होता है, हमें ये बताना है। ठीक है, और बी में क्या बोला गया है, क्या होगा यदि पौधे से क्लोरोप्लास्ट हटा दिया जाए, तो हमें इसको स्पष्ट करना है। नहीं, पहले में तो आपको बताना है कि जो ये 3 दिए हुए हैं, पंखुड़ी, पत्ती और फल का गुद, इसमें हमें प्ले स्टीड है ना वो मौजूद है कि नहीं, हमें ये बताना है कौन सा प्रकार मौजूद है। और दूसरे में हमें पौधे से यदि क्लोरोप्लास्ट हटा दिया जाए तो क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 35 का ये जो पंखुड़ी में है उसमें क्लोरोप्लास्ट है, जो एक प्रकार का प्लेस्टिल्ड है मौजूद होता है। ठीक है, और पत्ती में कौन सा होता है, पत्ती में भी क्लोरोप्लास्ट होता है जो पाया जाता है, और फल के गुण में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, ये होगा। और बी में हमें बताते हैं यदि पौधे से क्लोरोप्लास्ट हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो पौधे से यदि क्लोरोप्लास्ट हटा दिया जाए तो पौधे को प्रकाश से संशोधन करने की क्षमता होती है। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अभाव में पौधे के पत्ते और अन्य भागों की हरी रंगत कम हो जाएगी, यानी यदि हम क्लोरोप्लास्ट हटा देंगे तो जो पौधे को
ग्रीन रंग सा मिलता है, यानी जो पत्ते हरे होते हैं वो कम होने लग जाएंगे। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, यानी जो उनके पौधे से प्रकाश संशोधन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अथवा वाला देखते हैं इसमें अथवे में क्या होगा। और देखते हैं 35वें का अथवा। इसमें बोला गया आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इस प्रकार से एक पैरा सा दिया होगा, इसको पढ़ना और नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ए, देखते हैं अल्परासरण दाबी विलयन किसे कहते हैं और उपरोक्त स्थिति में अपेक्षित प्रेक्षण क्या होता है ये बताना है। पहले में हमें बताना है कि अल्प प्रासरण दाबी विलयन क्या होता है और दूसरे में हमें बताना है कि इसमें जो उपरोक्त स्थिति में अपेक्षित प्रेक्षण क्या होगा, यानी जो स्थिति दी थी हमें इसमें आपका अपेक्षित प्रेक्षण क्या होगा। और सी में बोला गया उपरोक्त स्थिति में कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की क्या भूमिका होती है, यानी जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति क्या भूमिका होती है ये बताना है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन, अब इनके देखते हैं आंसर क्या होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 35वां है, इसमें बताना था हमें अल्प प्रसारण दाबी विलयन क्या होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं अल्प प्रसारण दाबी विलयन एक प्रकार का प्रयोग होता है जिसमें अधिक दाब के तहत संरक्षित कोशिकाएं रखी जाती है, यानी दाब के द्वारा संरक्षित कोशिकाएं रखी जाती है ताकि उसका आकार और संरचना सही बन रहे। ठीक है, सही बने रहे, ये होगा इसका आंसर। और दूसरे में बताना था कि उपरोक्त स्थिति में बताना था कि प्रेक्षण को कोशिकाओं में संरक्षित बने हुए कोशिका भित्ति का प्रेक्षण करना अपेक्षित है, यानी कौन सी भित्ति का करना अपेक्षित है ये पूछा गया था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वही हो जाएगा कि कोशिका में संरक्षित बने हुए कोशिका भित्ति का प्रेक्षण करना अपेक्षित होगा ये। और सी में बताना था कि यदि इसमें बताना था हमें कि कोशिका कोशिका भित्ति का क्या भूमिका होती है ये बताना था। ठीक है, यानी कोशिका में कोशिका भित्ति की क्या भूमिका होती है वो बताना था। तो इसमें जो भूमिका होती है वो यह होती है कि दाब के तहत सही रूप में रखी गई कोशिकाओं को संरक्षित करना होता है, यानी जो हम दाब के साथ रखते हैं किसी भी कोशिका को तो उनको संरक्षित करता है ताकि कोशिका की जो संरचना है और गुणवत्ता है उस पर कोई अवरोध ना हो। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। और 36 में आप दे सकते हैं, इसमें आपको बताना गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की व्याख्या कीजिए और इसकी गतीय अभिव्यक्ति भी लिखिए। नियम गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताना है और इस नियम के 3 महत्व, यानी गुरुत्वाकर्षण के क्या 3 महत्व वो बताने हैं। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यह बताता है कि दो वस्तुओं के बीच आपसी गुरुत्वाकर्षण पर बल सीधे उसके मासों की गुणवत्ता के बराबर होता है, यानी जो किसी भी दो प्रकार की वस्तुएं होगी तो उसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण का बल होगा वह सीधे उसके मास के गुणों के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से तो आपका इसका प्रकार से फॉर्मूला, इन फॉर्मूले को रट लो। ठीक है, यही होगा आपका। ठीक है, यानी एफ होता है वो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल होता है और जो जी होता है वो ग्रीड निर्देशक यानी गुरुत्वाकर्षण का स्थायी मान होता है और m1 m2 होता है ये दो वस्तुओं का मास होता है और r होता है वो उनके बीचों की दूरी होती है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है F इक्वल में G m1 m2 डिवाइडेड बाय r2। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। समझ आ गया। और दूसरा हमें बताता है गुरुत्वाकर्षण के 3 महत्व। यहाँ पे देखते हैं ब्रह्मांड की संरचना का समझना, यानी ब्रह्मांड की संरचना को समझने में गुरुत्वाकर्षण का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमें आकर्षण की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। ठीक है, ये होगा। और ग्रहों की गति, यानी जो ग्रहों के बीच की गति होती है उसको समझने के लिए ही गुरुत्वाकर्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे हमें चाल के पूरी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, चाल के बारे में समझ सकते हैं, ये है। और तकनीकी उपयोग है, तकनीकी उपयोग में हम अंतरिक्ष उपकरण होते हैं जो और यहाँ के यातायात वाहन होते हैं और आंतरिक अनुसंसाधन होते हैं उनमें उपयोग तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, जो ज्ञान प्रदान करता है उसमें गुरुत्वाकर्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये है। और यहाँ पे देखते हैं इससे अथवे वाला। अथवे में बोला गया आपको कारण बतानी, यदि पत्ते है पतले में देखते हैं पट्टे वाले बैग की तुलना में चौड़े पट्टे वाला बैग ले जाना आसान है, यानी जो बोला गया इसमें दो बैग है, एक पतले वाला एक मोटे पत्ते वाला, यानी जो पट्टा होता है ना उसका वो मोटा है। तो इसमें बोला गया पतले पट्टे के मुकाबले जो चौड़ा पट्टा है यानी मोटा पत्ता है चौड़े पत्ते वाला वो बैग आसान क्यों होता है ले जाना, ये बताना है। और दूसरे में बोला गया है खुद चाकू की तुलना में तेज चाकू से काटना आसान है, जो चाकू है उसकी धार कम होगी उसकी तुलना में तेज धार वाला चाकू से काटना आसान क्यों है ये बताना है। और जो ऊँट होता है वह रेगिस्तान में आसानी से दौड़ कैसे सकता है ये हमें बताना है। ठीक है, ये अब इसके आंसर देखते हैं क्या होंगे। देखते हैं पतले जो पट्टी होती है उसकी तुलना में चौड़ी पट्टी को ले जाना आसान इसलिए होता है क्योंकि इसमें उत्पन्न होने वाले बोझ भाग के विभिन्न अंगों पर अधिक समान रूप से वितरित होते हैं, यानी जो बोझ होगा बैग का वो जो पट्टे होंगे उन पर अधिक होगा। ठीक है, इस प्रकार से बोझ को संतुलित रखना और इसे स्थापित करना आसान हो जाता है। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा था कि जो चाकू की धार है अगर वो कम है और तेज की तुलना में जो तेज से काटते हैं वो आसान क्यों होता है क्योंकि जो चाकू होता है वो तेज चाकू की धारना चाकू के ब्लेड पर आधारित, यानी जो
चाकू होता है उसकी ब्लेड पर आधारित होती है धारना है, ठीक है। जो ब्लेड होता है वो आसानी से वस्तु को काटने में सक्षम होता है, ठीक है, इसलिए आसान होता है, क्योंकि अगर तेज़ धार वाला चाकू होगा तो उसमें चाकू की धार होगी वो अधिक होगी, इसलिए वो आसानी से किसी भी चीज़ को काट देगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। और ऊँट रेगिस्तान में आसानी से दौड़ कैसे सकता है, ये इसका आंसर देखो, क्योंकि जो ऊँट के पैर होते हैं वो बड़े होते हैं और वह रेगिस्तान की रेत में आसानी से स्थिरता से साथ चल पाता है, और उसके लंबे पैर उसके अधिक स्थिरता प्रदान करता है, उसके लंबे दौरे तक दौड़ने की क्षमता होती है, यानी जो उसके पैर होते हैं वो उसको दौड़ने में मदद करता है, चलने में मदद करता है, क्योंकि जो पैर की स्थिरता होती है वो अधिक होती है, ठीक है, ये होगा। और ऊँट रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि ऊँट अपने जो उसके पास कुब्बड़ सा होता है उसमें पानी स्टोर करके रख सकता है, ठीक है, बहुत समय तक बिना पानी के भी जी सकता है, इसलिए भी, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। खंड अड़ाय, ये आपका आखिरी अड़ाय होगा, यानी आखिरी सेक्शन होगा। इसमें आपके 37 से 29 क्वेश्चन होंगे, यानी जो खंड अड़ाय होगा इसमें आपके 3 केस आधारित पैसेज होंगे, ठीक है। ये आपका पैसेज होगा 37वां, 38वां, 29वां, जिसमें एक पैसेज होगा आपका 4 मार्क्स का होगा, यानी 37वां क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 38वां 4 मार्क्स का, 39वां 4 मार्क्स का। अब इसके आंसर देखते हैं। अब 37 में आपको इस प्रकार से 2 मिश्रण दिया होगा, आपको इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दोनों बिक्रों में बने मिश्रण का, यानी जो ये मिश्रण है इन दोनों बिक्रों में कौन से मिश्रण है वो बताना है। और दूसरे में बोला गया है बिक्कर बी में 2 घटकों में क्या कहते हैं, यानी जो बिक्कर बी है इसमें 2 घटक है उसको क्या कहते हैं। और सी में बोला गया प्रकाश का मार्ग केवल बिक्कर बी में ही क्यों दिखाई देता है, जो प्रकाश है यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश वो केवल बिक्कर बी में ही क्यों दिखाई दे रहा है, इसमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा, हमें ये बताना है, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। साथ ही बिक्कर में बने मिश्रण को नमक और अंडे का सफेद भाग के साथ पानी का मिश्रण कहा जाता है, ठीक है। और बिक्कर बी में 2 घटक है, नमक और अंडे का सफेद भाग कहा जाता है, ठीक है, ये है, ठीक है, इसके करेक्ट आंसर दोनों वाक्य सेम। और जो सी में होगा जो प्रकाश का मार्ग है केवल बिक्कर बी में इसलिए जा रहा है क्योंकि बिक्कर ए में नमक के अणु और अंडे के सफ़ेद भाग के विलयन कणों का संरक्षण प्रकाश को पारित करने के लिए संजेतपूर्ण नहीं है, यानी जो प्रकाश है उसको पार करने के लिए जो उसमें नमक है और अंडे का जो सफ़ेद भाग है वो उसको पार नहीं होने दे रहा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। इसमें इतना आसान था कि 2 बिक्कर थे, एक बिक्कर में ए वाले में इसमें आपको नमक और अंडे का सफ़ेद भाग था यही था, ठीक है, और दूसरे वाले में पानी था, तो इसमें पार क्यों नहीं दिया था ये बताना था, ठीक है, क्योंकि ए में आपके अंडे और नमक का था, इसकी वजह से पार नहीं होने दे रहा था, और बिक्कर बी में कुछ नहीं था इसलिए वो पार हो जा रहा था। इस प्रकार से हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सी, क्या बिक्कर ए में बने मिश्रण के विलय कण को अलग किया जा सकता है, तो इसमें आंसर देखते क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे बिक्कर ए बने में मिश्रण, जो बिक्कर ए में मिश्रण बना हुआ है उसमें विलय कणों का अलग किया जा सकता है क्योंकि वे प्रकाश को पारित करने में सामंजस्यपूर्ण नहीं है, इसलिए उनको अलग किया जा सकता है क्योंकि वे प्रकाश को नहीं फैलने दे रहे, इसलिए, ठीक है। अब देखते हैं 38वें क्या होगा। 38वें में आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऊर्जा का एक रूप देख सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यानी ऊर्जा को, और जब भी ऊर्जा परिवर्तित होती है तो कुल ऊर्जा अपरिवर्तित होती है। इसमें ये बोला गया कि एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा है, एक रूप को ऊर्जा के दूसरे रूप में बदला जा सकता है, और जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वह कुछ ऊर्जा को अपरिवर्तित भी होता है, यानी जो ऊर्जा होती है वह परिवर्तित भी होती है और अपरिवर्तित भी होती है, ठीक है। जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वह सभी स्थित और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। इस प्रकार गति के दौरान वस्तु की स्थिरता ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग सभी बिंदुओं पर समान है। इसमें बोला गया है कि आपको जो ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, और जो ऊर्जा होती है परिवर्तित भी होती है और अपरिवर्तित भी होती है, ठीक है। और जो ऊर्जा का नियम होता है वह सभी स्थिति में और सभी प्रकार में परिवर्तनों के लिए मान्य होता है, ठीक है, यानी परिवर्तन के लिए उपलब्ध होता है इस प्रकार से। और जो स्थिति ऊर्जा होती है वो प्लस में गति ऊर्जा, उसे हम अचर कहते हैं, ठीक है, ये होता है जो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ इस प्रकार से पॉइंट दिए हुए, जैसे कि ए में बोला गया ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या हमें ये बताना है, ठीक है। और बी में बोला गया यदि किसी कार्यप्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा 800 जूल और गति ऊर्जा 389 जूल है तो उस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी हमें ये बताना है, ठीक है, यानी हमें स्थिति ऊर्जा निकालनी है। और सी में हमें बताने कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 5 मीटर की ऊर्जा से गिराया जाता है तो गिरने से पहले इस वस्तु की स्थिति ऊर्जा परिकल्पित की, यानी इसमें हम बताया भी, तो 20 किलोग्राम का एक द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसे हमने 5 मीटर की ऊंचाई से हमने फेंका, तो गिरने से पहले उस वस्तु की स्थित ऊर्जा क्या थी हमें बतानी है, ठीक है, और उनके कारणों की सूची बनानी है जो इस प्रकार वस्तु की स्थिति ऊर्जा पर निर्भर है, ठीक है, ये इसके होंगे। अगर आपको ये नहीं करना तो सी में एक हो रहा है कि बैटरी से जुड़ी दीपत बल्ब में ऊर्जा रूपांतरण लिखिए, ठीक है, ये लिखना है। अब इन सभी का आंसर देखते क्या होंगे। 38वां, इसमें आप देख सकते हैं 38वें एक का होगा कि ऊर्जा संरक्षण नियम कहता है कि जब भी ऊर्जा एक से दूसरे में परिवर्तित होती है तो कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, यही इसका हो जाएगा आंसर जो शुरू वाली लाइन में था। और बी में हमें बताता है जो स्थिति ऊर्जा है वह इक्वल होती है कुल ऊर्जा माइनस गति ऊर्जा के, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं स्थिति ऊर्जा में दी हुई थी 3891 और जब हमारी गति ऊर्जा थी 800, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3091 इक्वल, ठीक है, इस प्रकार से
हो जाएगा बी का करेक्ट आंसर। और सी में बताना था जो स्थिति ऊर्जा वो पहले से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती, लेकिन गिरने से पहले वस्तु की स्थिति ऊर्जा का परिकल्पना हम कर सकते हैं। यदि हम स्थिति ऊर्जा निकालेंगे तो उसको निकालने का आपका फॉर्मूला होता है मान गुणा में गुरुत्वाकर्षण गुणा में ऊंचाई। यानी जो हमारा मान था वो कितना था 20 kg हमें दिया हुआ था। गुरुत्वाकर्षण था कितने में था 9.8 देखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जो ऊंचाई थी कितनी ऊंचाई से हमने घेरा 5 मीटर। ठीक है, हम सभी को कर देंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 980 जूल। ठीक है, करेक्ट आंसर। और अगर आप ठीक है इस प्रकार से आप हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ आ गया। और यहाँ पे देखते हैं इसके अथवे वाला था यदि बैटरी वाला। ठीक है, और जो इसका बैटरी का आंसर होगा वो होगा बैटरी से जुड़े दीप्त बल्ब में ऊर्जा का रूपांतरण और बैटरी से उपजीवन में रूपांतरण और उपजीवन से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण और विद्युत ऊर्जा से प्रकाश रूप में रूपांतरण होते हैं। यानी इसमें बोला कि बैटरी ऊर्जा होती है वह दीपक बल्ब से ऊर्जा का रूपांतरण होता है और बैटरी से उपजीवों में रूपांतरण होता है और उपजीवों से यानी चलती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसका निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ऐसे हो जाएगा इनका सभी का आंसर। ऊर्जा संरक्षण का नियम था हमने बता दिया था, यही वाली लाइन थी। और यहाँ पे देखते हैं सतीश जुगला इसकी स्थिति ऊर्जा क्या थी हमने बता दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका होना था सब कुछ। उसके बाद 39 में आपको इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी में मांसपेशी उत्तक के 3 स्थायी स्लाइड है। यानी जो आपके मांसपेशी की 3 स्लाइड दी हुई है A B C। ठीक है, इन स्लाइडों को देखते हुए आपको उत्तरों के आंसर देने हैं। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। ए प्रदर्शित प्रेक्षिक मांसपेशी उत्तक की पहचान का नाम लिखें। यानी जो ये प्रदर्शित और ये प्रेक्षित मांसपेशी होती है ना उत्तक, उसकी पहचान कर नाम लिखना है कि इनमें से कौन सी मांसपेशी है इनमें से प्रदर्शित और प्रेक्षिक, ये हमें बताना है। ठीक है, और बी उपरोक्त में से कौन सी मांसपेशी ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रकृति की। यानी जो इनमें से जो कौन सी मांसपेशी है जो हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक हमें ये बताना है। ठीक है, यानी ए में तो हमें बताना है उत्तकों की पहचान करनी है, इनमें से कौन से उत्तक क्या है। ठीक है, इनमें से। ठीक है, ये बताना है। और बी में हमें बताना है कि कौन सी मांसपेशी है जो ऐच्छिक है और अनैच्छिक है। ठीक है, और सी में बोला है मांसपेशी बी की 2 विशेषता। यानी जो ये मांसपेशी बी है इसकी विशेषता क्या हमें ये बतानी है। ठीक है, और अगर आपको सी नहीं करना तो सी में आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। इसमें बोला है गति के लिए मांसपेशी संयोजक उत्तक की सहायता से हड्डी से जुड़ी होती है और उस मांसपेशी से संयोजक उत्तक का नाम लिखें। यानी हमें बताना है जो मांसपेशी में संयोजक उत्तक होता है उसका नाम बताना है। ठीक है, ये होंगे। अब इनके आंसर देखते क्या होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 39वें का ए, इसमें ए होगा वो कंकाल मांसपेशी है, बी होगी वो हमारी हृदय मांसपेशी है और जो सी है हमारी चिकनी मांसपेशी है। हमारी 3 मांसपेशी है। जो ए होगा उसका नाम वो कंकाल मांसपेशी, बी होगा हमारा हृदय मांसपेशी और सी होगा चिकनी पेशी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए का। और जो बी का था, बी का आंसर होगा कंकाल की जो मांसपेशी होती है वह उत्तक स्वैच्छिक होती है। ठीक है, और जो हृदय और चिकनी मांसपेशी होती है वो अनैच्छिक होती है। ठीक है, यानी जो ऐच्छिक होती है वो कंकाल की मांसपेशी है, जो अनैच्छिक होती है वह हमारी हृदय और चिकनी मांसपेशी है। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसमें। ठीक है, जो हृदय की मांसपेशी होती है वो विशेष प्रकार से अनैच्छिक होती है मांसपेशी होती है, वह केवल हृदय में पाई जाती है। यानी जो हमारी हृदय की मांसपेशी है केवल हृदय में ही होगी, इसलिए हमारी अनैच्छिक मांसपेशी हो जाएगी। ठीक है, और ये चिकनी होती है, ये हो जाएगा। और सी में बोला गया था यह सर्कोमियर की उपस्थिति के कारण धारीदार होती है, वह साकित होती है और इन तत्वों की जो प्रत्येक कोशिकाओं को एक ही केंद्रक होता है। यानी जो एक कोशिका होती है इन सभी का एक ही केंद्रक होता है, ये बोला गया है। अर्थात वे एक केंद्र होता है, वो रहित होता है और वह जीवों के पूरे जीवन भर संकुचित करता रहता है, यानी वो चलता रहता है। ठीक है, ये होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया था तो आप नीचे वाला भी कर सकते थे, जिसमें सी था। इसमें होगा टेंडन। टेंडन यह मजबूत रेशेदार संयोजक उत्तक से बना होता है और हड्डी से जुड़ा होता है। यानी जो टेंडन होता है ये हड्डी से जुड़ा होता है। ठीक है, ये होगा। और ये संयोजक उत्तक होता है। ठीक है, और जो कंकाल की मांसपेशी होती है विशेष उत्तक जो हड्डी से जुड़ा होता है और गति की अनुमति देता है। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका था पूरा सैंपल पेपर, हमने आपको पूरा समझा दिया। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कुछ है तो आप इनके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जय भारत।